हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में हम लोग आपके न्यू अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन को बताया गया है वो सारा आज हम इजी वे में वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन कब बना, उसको बनाने के पीछे का कारण क्या था, क्या पर्पस है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का, एम क्या है इसको बनाने का। आज सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी की बुक में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिया गया है हम वो सारा कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर एकदम 100% अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे पहला है लीग ऑफ नेशन। देखिए मुझे पता है जब आप इसको एनसीईआरटी में सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सटीक जो दिए हैं वो नहीं बताना चाहती, बल्कि इसके पीछे का बैकग्राउंड भी लिंक करके आपको समझाना चाहते हैं कि ये संगठन क्यों बना, कैसे बना, उसका कारण क्या था। जैसे आप जब अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपके में देखा है कि यूनाइटेड नेशन दिया है, यानी संयुक्त संघ के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले भी बेटा देखो यूनाइटेड नेशंस के पहले भी एक और संगठन था, ये उसके बाद में बना है। इसका पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन से पहले एक संगठन था जो सेम वही काम करता था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इसके बाद यूएन, इसको रिप्लेस करके यूएन बनाया गया। तो क्यों रिप्लेस किया गया, ऐसा क्या ड्रॉबैक था कि इसको हटाना पड़ा, यूएन को लाना पड़ा, वो आज सब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि लीग ऑफ नेशन के अंदर देखिए ये इसका लोगो है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोगो भी बताए हैं ताकि कल को अगर पिक्चर स्टडी के रूप में आपके पेपर में कोई फोटो बन के आती है और आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई दी फ्लैग और आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनाइजेशन टू विच फ्लैग दिस बिलोंग्स, तो आप ये जान सकते हो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 स्टार बने हुए हैं, लीग ऑफ नेशंस है। इन स्टार के एंड को अगर आप देख पाएंगे तो कितने 1 2 3 4 5 स्टार के 5 एंड आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लीग ऑफ नेशन इसको बनाने का कारण क्या था। आपने सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। तो जब बेटा पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब पहली बार वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर एक ऐसा वॉर होता है, एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें दुनिया के लमसम आधे से ज्यादा देश शामिल हो जाते हैं। और आपको पता है वॉर का रिजल्ट कभी भी पीस नहीं होता, वॉर का रिजल्ट बेटा हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो यानी जब भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ बेटा तो उस समय पर पहली बार इतने लार्ज स्केल में, मैसिव स्केल में डिस्ट्रक्शन हुए, इतने ज्यादा लोगों की किलिंग्स हुई, इतना बड़ा युद्ध आज तक पूरी दुनिया ने नहीं देखा था। इस वजह से उसको वर्ल्ड वॉर 1 कहा गया। पहले उसको ग्लोबल वॉर भी कहते थे, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। अब हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो ये तय किया गया कि फ्यूचर में ऐसे और वॉर ना हो, तो इसको रोकने के लिए एक संगठन की जरूरत थी। उस समय पे जब पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत मास किलिंग हो गई थी, बहुत पूरी तबाही मच गई थी। तो ऐसे फिर से फ्यूचर में वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाने के बारे में सोचा गया। तो कहा गया कि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि फ्यूचर में वो ऐसे किसी भी वॉर को ना होने दे या वॉर होने से रोक दे। तो उसी संगठन का नाम पड़ा लीग ऑफ नेशन। याद रखिएगा ये लीग ऑफ नेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। ठीक है, ये कब बना था, तो ये बना था 10 जनवरी 1920 को। 1920 में बना हुआ था, 1920 आप इससे याद कर सकते हैं, हॉरर फिल्म का भी नाम है 1920। तो 10 जनवरी 1920 को ये बना हुआ था और इट वाज फाउंडेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ बेटा, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो जैसे कोई वॉर खत्म होता है ना, तो कोई भी वॉर को कंक्लूड किया जाता है एक ट्रीटी साइन करके, एक ट्रीटी साइन होती है तो वो वॉर खत्म किया जाता है। तो पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वैसे ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को जब साइन किया गया था सारी कंट्रियों के द्वारा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ये बोला गया था कि फ्यूचर में ऐसा वॉर ना हो, इसी के लिए हमने ये संगठन बनाया लीग ऑफ नेशन। इसका एम था बेटा कि पूरी दुनिया में, विश्व भर में शांति स्थापित करना। शांति इसलिए ताकि कोई युद्ध ना हो, जब युद्ध नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी। तो इनका मेन एम था कि वर्ल्ड पीस बनाए रखना और फ्यूचर में ऐसे वर्ल्ड वॉर को होने से रोकना। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, फाउंडिंग मेंबर क्या होते हैं, देखिए बेटा आप इस अंतरराष्ट्रीय संगठन इस चैप्टर में जितने भी संगठनों के बारे में पढ़ोगे, हर संगठन में जितने भी मेंबर्स होंगे वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होगा, जो भी मेंबर होगा वो
पूरा पूरा एक देश होगा, यानी पूरे एक देश को हम एक मेंबर मानेंगे। अगर इंडिया किसी संगठन का मेंबर है तो वो पूरी कंट्री एज अ कंट्री को माना जाता है कि इंडिया एक मेंबर है, ब्राजील है, अमेरिका है, यूएस, ये यूके, ये सारी कंट्रीज क्या है, मेंबर कंट्रीज मानी जाती हैं। तो मैं किसी भी संगठन में मेंबर कोई एक अकेला इंसान नहीं होता, बल्कि पूरे देश को एज अ एक मेंबर माना जाता है। तो देखिए बेटा, जब ये लीग ऑफ नेशन बना था उस समय पे कौन कौन से देश थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद ये लीग ऑफ नेशन जो है बना। तो इस समय पे कौन कौन सी कंट्रीज थी, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और जापान था। इन्हें फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। बेटा फाउंडिंग मेंबर्स वो मेंबर कंट्रीज होती हैं जो उस समय पर शामिल थी जिस समय नया नया संगठन बन रहा था। तो आप देखिए कौन कौन से थे, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और जापान था। अगर हम इस लोगों के बारे में बात करें तो ये देखिए, कोई भी लोगो बेटा जब बनाया जाता है ना तो उसके पीछे का भी एक रीजन होता है। ऐसे नहीं जैसे कोई कलर क्यों दिया, इसका पैटर्न ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी होती है। तो सेम वैसे यहाँ पे देखिए जो लोगो है आप देख रहे हैं इसमें ब्लू पेंटागन बना है। पेंटागन क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि कोई भी शेप जिसकी 5 साइड होती है उसे पेंटागन कहते हैं। मैंने आपको स्टार में बताया था कि इसके एंड भी 5 है। आप देखिए 1 2 3 4 5। आप अगर ये पूरा ब्लू शेप देखेंगे, आप ये पूरा ब्लू शेप देखिए तो इसमें देखिए 5 साइड है ना इसकी, तो इसे पेंटागन कहा गया है क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 साइड्स हैं। तो ब्लू पेंटागन बेटा ये क्या दिखाता है, ये जो बाहर से आप देख रहे हैं कि पूरा ब्लू पेंटागन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा 5 कॉन्टिनेंट्स को। मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स की बात की गई थी क्योंकि उस समय पर जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तो सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट्स नहीं यहाँ पे एज एन मेंबर इसमें थे। तो वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे, अफ्रीका था, एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था और साउथ अमेरिका था। ठीक है, तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को, यानी जो 5 एंड है, जो पेंटागन है, ये क्या दिखाता है, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है। उसके बाद 2 5 पॉइंटेड स्टार्स हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 स्टार हैं, एक ये वाला स्टार है और एक आप देखिए ये अंदर स्टार बना है। तो ये जो 2 स्टार बने हैं ये क्या बताते हैं, ये जो 2 स्टार आप इसमें देख रहे हैं ये सिंबलाइज करते हैं 5 रेसेस ऑफ मैनकाइंड रिप्रेजेंटिंग यूनिटी एंड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये यूनिटी को दर्शाते हैं। ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स है ना, इन 5 कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले अलग अलग रेसेस के लोग, रेसेस मतलब जिनके आपने स्किन कलर देखे अलग होते हैं। अफ्रीका में आपको ब्लैक मिलेंगे, इंडिया में आपको मिक्स ब्रीड, यूके में आपको व्हाइट मिलेंगे। तो आप देखते हैं सबकी रेसेस क्या है, सबके रेसेस अलग अलग हैं। तो ये सारे रेसेस मिलके 5 कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रहें। यूनिटी का मतलब होता है एकता के साथ रहें, इसको दर्शाता है ये 2 स्टार। तो आपको ये समझ में आया ये पूरा लीग ऑफ नेशन क्यों बना था, कैसे बना था और इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे और इसके स्टार को क्या सिंबलाइज करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो लीग ऑफ नेशन था ना बेटा, इसके बाद ही क्या हुआ था कि जो लीग ऑफ नेशन था ये शुरू में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब एम मत भूलिए, मेन एम उसका ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो गया है इसके जैसा फ्यूचर में और कोई वॉर को होने से रोकना, ये इसका मेन एम था। लेकिन क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है, यानी आपको पता होगा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद यहाँ पे ये कहा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जब हो गया था तो उसके बाद ये कहा गया कि जो लीग ऑफ नेशन है ये जिसके लिए बनाया गया था इसने अपने गोल अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाया। इसीलिए कहा गया कि ये संगठन कहीं ना कहीं बहुत वीक है, क्योंकि इसका जो मेन एम था कि दूसरा विश्व युद्ध होने से रोकना, वो तो ये रोक नहीं पाया। इसीलिए कहा गया कि अब इस संगठन को हटा के इसकी जगह पे, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे एक नया संगठन बनाया जाएगा और उसी संगठन का नाम क्या पड़ा, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त संघ। इसके बाद देखिए ये कब बना था हम लोग जान लेते हैं। ये बना था 24 अक्टूबर 1945 में बना था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए ये आपके सिलेबस में आप जब एनसीईआरटी उठाओगे तो आप देखोगे ये दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको बेटा हेडक्वार्टर याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद इसका एम क्या है, देखिए बेटा दोनों का एम सेम था। एम इसका भी यही है कि वर्ल्ड लेवल पे पीस बनाए रखना और फ्यूचर में ऐसे कोई भी वॉर को होने से रोकना। आप हमेशा याद रखिएगा कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही विश्व युद्ध हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ है। अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। यही तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए या ऐसे फ्यूचर वॉर्स को होने से रोकने के लिए ही हमने यूनाइटेड नेशन बनाया। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना नेशंस के बीच में। देखिए अगर सारे देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होगा बेटा तो वॉर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये खुद प्रमोट करता है कि सारे देश मिलजुल के फ्रेंडली रिलेशंस बना के रहें, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना। और ये फाउंड हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि जो लीग ऑफ नेशन था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था और यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। समझ गए? इसके बाद इसके फाउंडिंग मेंबर्स क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स का मैंने आपको बताया मतलब क्या होता है। इसका मतलब वो देश जो उस समय पे मौजूद थे जब ये संगठन बन रहा था, तो उस समय पे 51 ओरिजिनल सिग्नेटरीज मतलब मैंने आपको बताया जब भी कोई संगठन बेटा बनता है तो एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो जितने भी कंट्री उनके एग्रीमेंट साइन करते हैं उन्हें सिग्नेटरीज कहते हैं। एग्रीमेंट कौन साइन करता है? उस देश का लीडर। हर एक देश का अपना अपना लीडर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वहां बैठकर वो साइन करता है, तो ये संगठन एक्चुअल में स्थापित होता है। अब यहाँ पर 51 ओरिजिनल कंट्रीज थी ऑफ द यूएन चार्टर 1941 जिन्होंने साइन किया था। बिग 5 कंट्रीज भी थी। बिग 5 कौन कौन सी कंट्रीज थी उस समय पे? चाइना भी फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, फ्रांस भी है, यूएसएसआर भी है, यूके भी है और यूएस भी है। इंडिया का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। हु वर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स और 46 अदर नेशंस थे। देखिए 51 मैंने टोटल बताए थे, जिसमें से बिग 5 मैंने आपको बता दिए। बिग 5 हटा देंगे आप 51 में तो बचे कितने? 46 अदर नेशंस थे, जिसमें पोलैंड भी है, इंडिया भी है। इन 46 में इंडिया भी है, ब्राजील एक्सेट्रा। एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। तो याद रखिएगा गोल इसका भी सेम वही है, ये प्रिवेंट करेगा, ये होने से रोकेगा, फ्यूचर में भविष्य में किसी भी विश्व युद्ध को होने से रोकना ही इसका मेन एम है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन एंड अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। किसका फाउंडिंग मेंबर है? यूएन का। और एक नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया। समझ गए मेरी बात? तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर बताया गया है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ था। आपके सिलेबस में था कि बहुत सारे जो यूएन है बेटा, यूएन के अंदर 6 ऑर्गन है। यूएन 6 ऑर्गन से मिलकर बना है और हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये डिटेल में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें यूएन के सारे ऑर्गन्स को दिखाया गया है। सबसे पहला आता है सिक्योरिटी काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। इसी में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो इसमें बेटा परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, वो किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। और यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। आपको ध्यान रखना है इंडिया जो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में आता है, यानी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और ऑर्गन है, ये पहला ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड है सेक्रेटेरिएट, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असेंबली। तो ये 6 ऑर्गन मिलाकर यूएन पूरा संगठन बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राइट दी कंपोजिशन ऑफ यूएन, कंपोजिशन का मतलब है इनकी संरचना बताओ, कैसे बना है, क्या क्या चीजें से मिलके बना है यूनाइटेड नेशन। तो आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन 6 ऑर्गनों से मिलके बना है और आपको इन 6 ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों जो ऑर्गन्स मैंने आपको पढ़ाए थे, पहले कौन सा पढ़ाया था मैंने? ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको लीग ऑफ नेशन पढ़ाया और एक यूएन पढ़ाया। मैंने उसके बीच में आपको यहाँ पर डिफरेंस चार्ट बना के दिया है कि दोनों में क्या अंतर है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर ट्रूली यूनिवर्सल। अब देखिए ये LON का मतलब है लीग ऑफ नेशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। लीग ऑफ नेशन बेटा कभी भी ट्रूली यूनिवर्सल नहीं था, मतलब सही रूप से माना जाए तो ये यूनिवर्सल यानी में एप्लीकेबल नहीं था। हर कोई इसकी बात नहीं मानता था, तभी तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अगर हर कोई संगठन की बात मानता, हर देश इस संगठन की बात मानता या ये संगठन शांति बना पाता तो आज दूसरा विश्व युद्ध कभी ना होता। तो यानी ये यूनिवर्सल कभी नहीं रहा। और की पावर्स यानी जो मेन कंट्री पावरफुल कंट्रीज है वो कभी इसकी मेंबर बनी ही नहीं। जैसे यूएस ने कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया, यूएसए ने कभी भी लीग ऑफ नेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन को ज्वाइन ही नहीं किया और यूएसएसआर को तो इस संगठन से निकाल दिया गया था। और आपको पता है जो कोल्ड वॉर हुआ था वो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जो दोनों कंट्री इस संगठन की मेंबर नहीं थी। इसके बाद कन्वेनेंट वॉज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल
वर्साइल्स लिंकिंग इट टू वॉर गिल्ड ड्राफ्टेड बाय फ्यू पावर्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रेडी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ था ट्रेडी ऑफ वर्साइल्स को साइन करके, इसके बाद यहाँ पे गिल्ड था इनके अंदर, लीग ऑफ नेशन के अंदर, क्योंकि इनके पास जितने बहुत फ्यू पावर्स थी इनकी मेंबर थी, जो मेन सुप्रीम पावर्स थी जो असल में वॉर छेड़ सकती थी वो इनकी मेंबर्स नहीं थी। अब इसके बाद आता है जिसको रिप्लेस करके, इसको रिप्लेस करके ये जो संगठन बनाया गया है यूएन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एम था यूनिवर्सलिटी। देखिए ये असली मायने में यूनिवर्सल नहीं था, लेकिन यूएन यूनिवर्सल था क्योंकि इसमें सारी जितनी भी पावरफुल कंट्री हैं वो इस संगठन में मेंबर हैं, यानी जितनी यूएस हो, रशिया हो, ये सारी इनमें मेंबर्स हैं, विद नियरली एवरी नेशन एज अ मेंबर इंक्लूडिंग ऑल मेजर वर्ल्ड पावर। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि जितने भी मेजर वर्ल्ड पावर कंट्रीज हैं वो सारी इसकी मेंबर थी। और इसके अंदर 6 ऑर्गन्स हैं जिन्हें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, एंड अ ब्रॉडर मैंडेट कवरिंग पीस। इसका मीनिंग क्या है, इसके पास इतने ऑर्गन्स है ना कि हर ऑर्गन अपनी अपनी फील्ड में सारे काम कर रहा है। एक ऑर्गन पीस मेंटेन कर रहा है, एक सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है, एक ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करता है, एक डेवलपमेंट को लेकर बात करता है। यानी यूएन के जितने ऑर्गन है वो सिर्फ पीस को लेकर नहीं, हर एस्पेक्ट में दुनिया के कोने कोने हर एक कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। देखिए हम लोग अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो ये जो वर्ल्ड बैंक था ये कब बना था, ये बना था जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना बेटा, तो बहुत सारी कंट्रीज की जो मेन लीडर्स होते हैं वो बैठते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद जाके किसी संगठन की स्थापना की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है ये कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद बना था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बना था जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। आपको ध्यान रखना है ये यूएसए की कैपिटल भी है, वॉशिंगटन डीसी, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद इसका एम क्या है, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखिए आपको समझना है बेटा ये है वर्ल्ड बैंक, इसका काम ये है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये उनको लोन देता है, उनको लोन उनकी सरकारों को देता है ताकि उनकी जो सरकार है वो अपने देश से गरीबी खत्म कर सके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सके और अपने देश को डेवलप कर सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन एम है कि ये गरीबी को खत्म करना चाहता है, ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, असिस्टेंस मतलब हेल्प करना, फाइनेंशियल यानी पैसों से। तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, लो इंटरेस्ट लोन देता है, लो इंटरेस्ट मतलब ज्यादा ब्याज नहीं चार्ज करता, बहुत कम ब्याज पे ये आपको लोन देता है, एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देता है। अगर कोई ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ अच्छे स्किल्ड इंजीनियर कोई भी नहीं है, तो ये उनको एक्सपर्टीज मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी देता है उन डेवलपिंग कंट्रीज को, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एजुकेशन, उन कंट्रीज में एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, हेल्थ स्ट्रक्चर को भी बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है, एंड गवर्नेंस फॉर दी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, ताकि उस देश का सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। सस्टेनेबल जब भी शब्द आए तो याद रखिएगा इस तरीके का ग्रोथ ताकि जिसमें बेनिफिट आज की जनरेशन नहीं बल्कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले सके। इसके बाद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनिशियल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड एट ब्रेटन वुड्स। ये भी सेम कॉन्फ्रेंस से ही बना था वर्ल्ड बैंक से पहले। इट्स ओरिजिनल मिशन वाज टू फाइनेंस यूरोप्स पोस्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिकंस्ट्रक्शन। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि देखिए कोई भी वॉर हो बेटा, हर वॉर का जो नतीजा होता है वो डिस्ट्रक्शन ही होता है। अब क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर में यूरोप की लमसम सारी कंट्रियां इन्वॉल्व थी। तो जब इस वर्ल्ड वॉर में यूरोप की सारी कंट्री इन्वॉल्व थी तो यूरोप का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज का जो भी पैसा था, गवर्नमेंट का ट्रेजर था, वो सब खत्म हो चुका था। मतलब एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी आ चुकी थी यूरोप में। तो उनको हेल्प करने के लिए, उन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए कि फिर से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि वॉर में तो सब खत्म हो गया था, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा, कैश लगेगा। अब ये कैश कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए संगठन बनाया गया था IBRD। यानी मेन जो IBRD बनाया गया था वो यूरोप की कंट्री को फाइनेंस करने के लिए बनाया था, जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई थी।
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम डिस्ट्रक्शन फेस कर रही थी, उनको फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उन कंट्रीज को फाइनेंस करने के लिए आईबीआरडी बनाया गया। यानी आईबीआरडी सिर्फ एक कॉन्टिनेंट यानी कुछ ही कंट्रीज पे फोकस करता था, वो थे यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन ये आप देख रहे हो कि इसका जो काम था वो बहुत नैरो था, मतलब बहुत नैरो एम था इसका, सिर्फ यूरोप की कंट्रीज को ही फाइनेंस करता था। तो इसकी जगह पे रिप्लेस करके हमने वर्ल्ड बैंक बनाया, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है, इसको बनाया गया और इसका मेन एम था सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबको फाइनेंस करेंगे, ताकि उन सारे देशों की गरीबी खत्म हो सके, उन सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं आप लोग, जिसमें खंबे लगना, बिजली और रोड बनाना, हाईवे बनाना, ये सब बना सके, उनको पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए बेटा बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रही हैं कंट्रियां, वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती हैं, कम इंटरेस्ट रेट में लेती हैं और उनको ये लोन दिया ही जाता है ताकि वो अपने देश का डेवलपमेंट कर सके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो आर्टिकल्स हैं एग्रीमेंट के वो रेटिफाइड किए गए दिसंबर 1945 में विद द आईबीआरडी बिगिनिंग ऑपरेशंस इन 1946। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक के पहले नाम क्या था, आईबीआरडी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम आईबीआरडी था और वर्ल्ड बैंक जो था इसको कौन सी कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया था, जुलाई 1944 में। लेकिन एक्चुअल में ये कब से काम करना चालू किया है, इसके 2 साल बाद 1946 से ये ऑपरेशनल हुआ था। अब इसके बाद आता है, हम लोग बात करेंगे आईएमएफ के। ये भी वैसी है, ये भी वर्ल्ड बैंक की तरह सिमिलर काम करता है, ये भी लोन प्रोवाइड कराता है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आईएमएफ वाज फाउंडेड बाय 44 कंट्रीज, यानी जब आईएमएफ बन रहा था तो उस समय पे कितने देश थे, 44 कंट्रीज थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस में, सेम कॉन्फ्रेंस का नाम आपको याद रखना है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसका नाम है। इन 1944 विद द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय ओरिजिनल मेंबर्स बाय दिसंबर 31, 1945। यानी आपको ध्यान रखना है इस कॉन्फ्रेंस में कब सिग्नेचर हुई थी, इन 44 कंट्रीज की 31 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर भी सेम वहीं पे जहां पे वर्ल्ड बैंक का है, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। इसका एम क्या है, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका एम था कि ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसों से, यानी ये कैश में हेल्प करेगा ड्यूरिंग क्राइसिस और ऑफर करेगा पॉलिसी एडवाइस टू रिड्यूस पॉवर्टी। जैसे अगर किसी देश में कभी कोई क्राइसिस आ जाए, कोई भी बाढ़ आ गई, सुनामी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया या कोई वॉर भी हो गया, तो उस केस में यहाँ पे ये हेल्प करेगा उन कंट्रीज को और ये उनको एडवाइस भी देता है कि कैसे वो अपने देश की गरीबी को कम कर सकते हैं और हाई एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बचा है, इसको कम करने के लिए भी ये हेल्प करता है। ये लोन भी देता है अपनी मेंबर, लेकिन ध्यान रखें आईएमएफ क्या है, आईएमएफ जो लोन देता है ये ओनली सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही लोन देता है। मतलब जो इसके संगठन में एज अ मेंबर हैं सिर्फ उन देशों को ही ये लोन देगा, सारे देशों को नहीं देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ ये सिनेरियो नहीं है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के किसी भी देश को लोन दे सकता है, लेकिन आईएमएफ सिर्फ उन्हीं को लोन देगा जो उनकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो उनके संगठन में शामिल हैं, ठीक है। और अभी कुल कितनी कंट्रीज उनके संगठन में शामिल है, 191 कंट्री शामिल है। इट प्रोवाइड बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये दोनों प्रकार का लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन भी देता है और शॉर्ट टर्म लोन भी देता है। और इंडिया जो है आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। अब नेक्स्ट आता है गैट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको ये, आप कुछ नाम ऐसे देख रहे होंगे जो आपके एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताना चाहती हूँ कि पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसकी पूरी हिस्ट्री समझिए आप। जैसे जो गैट है बेटा, ये भी पहले गैट था, अभी इसको रिप्लेस करके नया संगठन बना है डब्ल्यूटीओ। तो ऐसे मैंने आपको कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं जो आज किसी और नाम से जाने जाते हैं और पहले उनका कोई और नाम था। वो तीनों मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा लीग ऑफ नेशन, पहले इसको लीग ऑफ नेशन कहते थे और आज ये क्या है, यूएन के नाम से जाना जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड कौन सा पढ़ा था, सेकेंड हम लोग ने पढ़ा था यूएन हो गया। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था गैट, गैट की जगह पे क्या आता है, गैट की जगह पे डब्ल्यूटीओ आता है। फिर हम लोग ने पढ़ा आईबीआरडी, आईबीआरडी के बाद ये क्या बन गया, वर्ल्ड बैंक। तो ये 3 ऐसे अभी तक हम लोग ने संगठन पढ़े हैं जो पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, यानी अर्लियर
इनका ये नाम था और एट प्रेजेंट इनका ये नाम है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गैट के बारे में। तो देखिए गैट का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको साइन किया गया था 1947 में 23 कंट्रीज के द्वारा। और ये कब चालू हुआ था, यानी ऑपरेशनल कब हुआ, ऑपरेशनल मतलब ये संगठन असल में काम कब करना चालू किया है इसने, तो इसने काम करना चालू किया है 1 जनवरी 1948 में। इट क्रिएट एन इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेमवर्क दैट लास्टेड अंटिल इट वाज सुपरसीडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। देखिए ये काम कब तक किया है, तो इसने 1948 से 1995 तक काम किया है, क्योंकि 1995 में बाद में इसको रिप्लेस करके कौन सा संगठन बन गया, WTO बन गया। इसका मेन काम क्या है, जैसे आप जानते हैं बेटा हर देश जो है दूसरे देशों के साथ क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, यानी हर देश दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार हो रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, इनकी पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और ये देखना कि कोई देश दूसरे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ये सब पे निगरानी रखने का काम इसका होता था गैट का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मैं था बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी नहीं है, ये पहले का है। ठीक है, इसके बाद एम क्या था इसका एम था ये प्रमोट करता था फ्री ट्रेड प्रमोट करता था ग्लोबली, क्योंकि ये रिड्यूस करता था टैरिफ का मतलब होता है बेटा टैक्स, ये टैक्स कम कर देता था, या नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाता था, जैसे कोटा हो गया, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को प्रमोट करता था कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार करे। ये टैक्स का दर गिरा देता था, टैक्स रेट गिरा देता था, ताकि दूसरे देश भी आके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कर सके, व्यापार कर सके। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसको रिकवर करने के लिए, बहुत सारी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्टिम थी, तो वो सब अभी भी डिस्ट्रक्शन झेल रही थी, तो उनको रिकवर करना था, अपनी कंट्री को डेवलप करना था। तो डेवलप हो सकता है व्यापार करके, तो इसीलिए इन्होंने टैरिफ्स और ट्रेड कम कर दिए थे। इंश्योर किया था कि कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेनली थ्रू राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन टू अचीव लोअर ट्रेड बैरियर एंड मोर प्रेडिक्टेबल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स। और आपको ध्यान रखना है कि गैट का फाउंडिंग मेंबर इंडिया था, यानी जब ये बना था तो उस समय पे भारत भी एक सिग्नेटरी था। अब नेक्स्ट आते हैं, इसकी जगह पे मैंने आपको बताया आज प्रेजेंट टाइम पे कौन सा संगठन है, WTO, ये उसका एक लोगो है। मैंने आपको सबके लोगो यहाँ पे PPT में दिखा रखे हैं, ताकि आप देख लीजिए कि इन सारे संगठनों के लोगो किस तरीके से दिखते हैं। तो WTO कब बना था, WTO बना था 1 जनवरी 1995 में, और बाय साइनिंग दी मैराकेच एग्रीमेंट, आपको ध्यान रखना है मैराकेच एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो WTO अस्तित्व में आया था। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर सेम वहीं पे जहां पे गैट का था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मेन काम क्या है, टू इंप्रूव ग्लोबल लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्रिएट जॉब्स एंड फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग फ्री, फेयर एंड प्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल ट्रेड। आप ध्यान दीजिए कि इससे पहले की जितने भी जिनको रिप्लेस करके नए संगठन बने हैं, तो जो पुराने जितने भी संगठन थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से आज हमें उनको रिप्लेस करके नए संगठन बनाने पड़े। गैट में भी ड्रॉबैक ये था कि बेटा गैट सिर्फ क्या करता था, इंटरनेशनल ट्रेड को सर्विलांस करता था, इंटरनेशनल ट्रेड को देखता था, कंट्रोल करता था, और दूसरा ये ट्रेड टैरिफ्स लगाता था और नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाता था। लेकिन ये सब क्या करता था, नेगोशिएट करके लगाता था। नेगोशिएट का मतलब होता है सारी कंट्री से मिल के डिस्कशन करके उसके बाद लगाता था। लेकिन उसका मतलब मेन सिर्फ काम था, यहाँ पे गैट का जो काम था ये बहुत नैरो था। सिर्फ काम इतना था कि इंटरनेशनल ट्रेड को देखता था कि कैसे रूल्स बनाने हैं, दूसरी कंट्रीज कैसे कर रही हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा ट्रेड करते हुए, बस ये देखता था। लेकिन जो WTO है ये ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, कंट्रीज की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता है, ये जॉब तक क्रिएट करता है, और ये फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में हेल्प भी करता है। फ्री फेयर ये इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस को भी देखता है, यानी गैट से ज्यादा काम करता है WTO। अब देखिए फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 23 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी इसमें, यानी जब WTO बना था तो कितनी कंट्रीज थी, 23 मेंबर कंट्रीज थी। उनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, उसके बाद कनाडा, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, उसके बाद चाइना, क्यूबा,
चेकोस्लोवाकिया जिसका आज नाम है चेक और स्लोवाकिया, फ्रांस, इंडिया, लेबनान, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, सदर्न रोडेशिया जिसका आज नाम जिम्बाब्वे है, सीरिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएस। ये सारी आज करंट टाइम पे डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया याद रखिएगा इसकी फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया कौन कौन सी संगठन की मेंबर है वो मैंने साइड में आपको नीचे दिखा दिया, ठीक है, तो आप इसका नोट्स भी बना के आराम से लिख सकते हैं। तो इंडिया संगठन की फाउंडिंग मेंबर थी। उसके बाद आता है, मैंने दोनों में फिर से डिफरेंस बताया, जैसे मैंने लीग ऑफ नेशन और आपको यूएन में बताया था वैसे इसमें ही बताया है। तो देखिए गैट को रिप्लेस किया गया था डब्ल्यूटीओ से, यानी गैट की जगह पे आज प्रेजेंट टाइम पे कौन सा संगठन है, डब्ल्यूटीओ है। कब रिप्लेस किया गया, 1995 में। क्यों किया, क्योंकि गैट लैक अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बॉडी, क्योंकि गैट जो है उतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बॉडी नहीं थी और सिर्फ ये गुड्स को कवर करती थी और सर्विसेज को नहीं कवर करती थी, एंड हैड अ वीक डिस्प्यूट सिस्टम। यानी क्या था, अब देखिए जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं क्या जरूरी है कि आप सिर्फ सामान में ही करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप कोई एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कोई सामान भेजा, क्या जरूरी है कि वो टेंजिबल हो, दिखता हो, गुड्स ही भेजे। आप जानते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज सर्विसेज में भी होती हैं। तो गैट के अंदर ड्रॉबैक ये था कि ये जो भी रूल्स बनाता था, ये जो भी कंट्रोल करता था, वो सिर्फ गुड्स के ट्रेड में करता था, सर्विसेज को ये काउंट नहीं करता था। लेकिन वही चीज अब डब्ल्यूटीओ करता है, ये गुड्स को भी देखता है और सर्विसेज के लिए भी इसने अपना फ्रेमवर्क बना रखा है। और कल को अगर किसी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता था ट्रेड को लेकर, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी अच्छा सिस्टम गैट के पास नहीं था। अब आपको पता अगर कल को कोई व्यापार को लेकर लड़ाई हो जाए, अगर अच्छा डिस्प्यूट सिस्टम नहीं है, कोई आर्बिट्रेटर नहीं है, आर्बिट्रेशन सिस्टम नहीं है, तो फिर बेकार है, वो संगठन काम नहीं कर पाएगी, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाएगी। वही इसके साथ हुआ। लेकिन उसी जगह पे आप डब्ल्यूटीओ की बात करिए तो डब्ल्यूटीओ गुड्स को लेकर भी फ्रेमवर्क बनाता है, सर्विसेज को लेकर भी फ्रेमवर्क बनाता है, और डब्ल्यूटीओ के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सिस्टम है ताकि वो नेगोशिएट करा के, यानी जो भी दो देश लड़ रहे हैं जिनको भी डिस्प्यूट लग रहा है उनके बीच में बातचीत करा के यहाँ पर सारा जितना है उसको सोल्यूशन निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ एक परमानेंट मेंबर है। डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड अ परमानेंट रोबस्ट स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड ट्रेड्स रूल्स टू कवर सर्विसेज एंड क्रिएटेड अ मच स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर्मलाइजिंग ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस। अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जो डब्ल्यूटीओ है उसके अंदर वो दो फीचर्स हैं जिसकी वजह से गैट को रिप्लेस किया उसने। पहला फीचर ये है कि ये सिर्फ गुड्स नहीं सर्विसेज को भी कवर करता है, और दूसरा फीचर ये है कि इसके पास डिस्प्यूट मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत आसानी से दो कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन करके उनके डिस्प्यूट को सेटल कर देता है, यानी सेटलमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है डब्ल्यूटीओ का। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी एक संगठन है आपकी एनसीईआरटी में, इसका ये लोगो है, कैंडल है, आप देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल में। आपको ध्यान रखना है पहली बात तो ये एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई ये सरकारी संस्थान नहीं है ना, ये बस एक एनजीओ के रूप में बनाया गया है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। देखिए एनजीओ कोई भी इंसान अपना एनजीओ चला सकता है, तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल था उसने इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 जुलाई में लंदन यूके में। यूके कौन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आज इंग्लैंड आप जानते हैं वहीं की बात हो रही है। तो लंदन में इसको बनाया गया था। इसको बनाया था ब्रिटिश लॉयर पीटर बेनिसन ने। ब्रिटेन के एक लॉयर थे, वहां के वकील थे, उन्होंने ये संस्थान एनजीओ बनाई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसके फाउंडर का नाम है पीटर बेनिसन। इसका एम क्या था, क्यों बनाया गया था इसको बनाया गया था टू सिक्योर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस थ्रू अ अपील फॉर एमनेस्टी 1961। अब यहाँ पे समझिए ये जो एमनेस्टी है ना, इसका मतलब ही होता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी माफ कर दो, माफ कर दो। यहाँ पे क्या है, ये संगठन बनाया गया था खासकर उन प्रिसोनर्स के लिए। प्रिसोनर्स का मतलब होता है कैदी। उन कैदियों के लिए जो बेचारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर रहे थे, यानी अगर कोई बात रख रहे थे अपनी, या उन्होंने कुछ नहीं किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, कोई मारपीट लड़ाई नहीं की थी, उसके बावजूद सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। ऐसे लोग बेटा जिन्होंने एक्चुअल में कोई क्राइम नहीं किया है, बस वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर वो पीसफुली कोई भी मार्च निकाल रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके वो कोई भी बात रख रहे थे, कोई भी जर्नलिस्ट जो अपने लीडर्स को क्रिटिसाइज कर रहा था, ऐसे लोग जिन्होंने एक्चुअल में कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है,
उन जैसे लोगों को रिहा कराने के लिए ये एनजीओ बनाया गया। रिहा मतलब उन जैसे लोगों को निकलवाने के लिए। अब ये एनजीओ कैसे निकालेगा आप खुद सोचिए। तो ये एनजीओ क्या करता था, उन सरकारों पे, उन देश की सरकारों पे प्रेशर बनाता था और उनको ये डिमांड करता था कि आपको ऐसे प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा जिन्होंने एक्चुअल में कोई भी क्राइम नहीं किया है। तो देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन क्विकली ग्रू इनटू अ ग्लोबल मूवमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली शुरू में तो सिर्फ लंदन तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका मास लेवल पे मूवमेंट बढ़ने लगा, तो ये ग्लोबल लेवल पे इसका इन्फ्लुएंस आया फॉर ह्यूमन राइट्स और धीरे धीरे ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। लेटर इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1977 में। याद रखिएगा, इस संगठन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1977 में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका IAEA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये बना था 29 जुलाई 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में। इसका एम क्या है, इसका एम है प्रोटेक्ट, प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एंश्योर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड वेरीफाई दैट न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम पीसफुल यूजेस टू वेपन्स। ये संगठन मेन बनाया इसलिए गया था कि जितने भी देश जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, तो आप वो कंट्रीज क्या करेंगी, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करेंगी और इस न्यूक्लियर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, लेकिन इस न्यूक्लियर एनर्जी से वो वेपन्स नहीं बनाएंगी और उस वेपन से कोई भी वॉर इनिशिएट नहीं करेंगी। मतलब इसका मेन गोल यही था कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो उसको पॉजिटिव यूज में लगाइए, उसका यूज किसी भी तरीके से वॉर वेपन्स में नहीं करना है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए। करंटली यहाँ पर आप देखेंगे 180 मेंबर कंट्रीज हैं इस संगठन में और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। इसका देखिए लोगो ऐसी एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है, ब्लू कलर का, इसमें व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। तो ये बना था 1978 में। इसको बनाया गया था रॉबर्ट एल बर्नस्टीन ने। अब आप देखिए, अगर किसी एक इंसान का नाम यानी किसी इंडिविजुअल का नाम लिखा है किसी संगठन में, तो यानी कोई सरकारी संगठन या सरकारी संगठन किसी देश की सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल यानी जो गैर सरकारी है, सरकार ने नहीं बनाया, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूएस में। इट इज एन इंडिपेंडेंट, देखो ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना वर्ल्ड वाइड बाय इन्वेस्टिगेटिंग अब्यूजेस, एक्सपोजिंग द फैक्ट्स, प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट्स, आर्म ग्रुप्स एंड बिजनेसेस टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जैसे मैंने आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल में बताया था कि मेन उस एनजीओ का काम ये था कि जो लोग को कैदी करके रखा है, जिनको कैद करके रखा है, जिन्होंने एक्चुअल में कोई क्राइम नहीं किया, ऐसे देश के सरकारों के ऊपर प्रेशराइज करना और उन कैदियों को रिहा कराना। सेम वैसे यहाँ पर भी क्या है, ये जो संगठन है ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। अगर कोई ऐसा देश है जो वहां की जनता के ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रही है, वहां की जनता के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रही है, तो ऐसे अब्यूजेस या वहां की जनता को अब्यूज कर रही हैं, तो ऐसे अब्यूजेस के अगेंस्ट पे ये आवाज उठाता है और उन देश की सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाता है कि वो अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स दें और उनके ऊपर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ना करें। इसके बाद ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनका एम क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं वल्नरेबल पीपल को, इंक्लूडिंग सिविलियंस इन वॉर टाइम, रेफ्यूजी एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को ये प्रोटेक्ट करते हैं। रेफ्यूजी मतलब ऐसे लोग जो दूसरे देश से कहीं और शरणार्थी बन के आ गए हैं, उनको शरण चाहिए, दूसरे देश में आ गए हैं। और वॉर टाइम में जो भी लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल मतलब बहुत स्थिति बहुत नाजुक है, उनके पास कुछ भी बेसिक नीड्स नहीं है, ऐसे लोग की राइट्स की रक्षा करने के लिए द वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट अमेरिकन एनजीओ है, आपको ध्यान रखना है ये अमेरिकन एनजीओ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंग्लैंड का था, यूके का था, ये यूएस का है। ठीक है, तो ये प्राइवेट अमेरिकन एनजीओ है। ओरिजिनली इसका नाम था हेलसिंकी वॉच, लेकिन अब इसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच टू मॉनिटर सोवियत कंप्लायंस विद द हेलसिंकी अकॉर्ड्स। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया ये एक एनजीओ है।
ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरे सारे संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको समझ में आए होंगे। ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका सबका नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने आपको सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन के डेट, फाउंडिंग मेंबर जैसे नॉर्मली सब समझाते हैं वो नहीं बताया, उसके पीछे का रीजन और उससे पहले उसके कौन सा संगठन था, उसको किस नाम से जाना जाता था, ये सब भी पूरा मैंने आपको बताया है। तो आप इसके जितने भी नोट्स हैं इसको लिख लीजिएगा, बना के रख लीजिएगा अपने पास, ये नोट्स आपको काम आएंगे। थैंक यू।